हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 37 सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चालक के नुकीले सिरों से वैद्युत विसर्जन या कोरोना विसर्जन। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब हम बैंड ग्राफ जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं। तो बैंड ग्राफ जनरेटर में जो सिद्धांत हैं, जो बैंड ग्राफ जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये उसी का एक पार्ट है, यानी हम सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। जब बैंड ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे तब भी सिद्धांत संक्षेप में लिख देंगे, लेकिन यहाँ हम उसका विस्तृत अध्ययन यानी डिटेल स्टडी कर रहे हैं। यानी चालक के नुकीले सिरों से वैद्युत विसर्जन, दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या लीकेज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू शार्प एजेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए भाई, जब कंडक्टर चार्ज होगा तभी उससे विसर्जन होगा, आवेश का विसर्जन जो होगा। तो यहाँ ये लिख सकते हैं आवेशित चालक, चालक हमारा आवेशित होगा, जब उस पर आवेश होगा तभी तो लीकेज होगी। यानी आवेशित चालक के नुकीले सिरों से वैद्युत विसर्जन ऑफ चार्ज कंडक्टर, और कोरोना डिस्चार्ज भी इसको कह देते हैं। डिस्चार्ज कह दें या लीकेज कह दें, एक ही बात है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। अगर चालक गोलीय होता, बिल्कुल जैसे इस तरीके से गोल होता, तो आवेश एक समान रूप से वितरित होता। अगर यही चालक एग्जैक्ट गोल नहीं है, जैसे कहीं ऐसे नुकीले हिस्से भी हैं इस तरीके से, मान लो ये नुकीला हिस्सा है, तो अब असमान रूप से वितरित होगा। तो जैसे किसी गोलीय चालक को जो आवेश देते हैं तो उसका जो आवेश है जो उस पर पृष्ठ पर वितरित हो रहा है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे क्यू चार्ज हमने दिया तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ R क्या है, इस गोलीय चालक का रेडियस है, त्रिज्या है। अब अगर इन पॉइंट्स की बात करें, जो नुकीले सिरे हैं, तीक्ष्ण शार्प एजेस हैं, अब जैसे ये नुकीला हिस्सा बड़ा बनाते हैं, तो ये जो नुकीला हिस्सा है इसको हम एक बहुत छोटा सा गोला मान सकते हैं। जो हमारी जैसे पॉइंट है, जैसे बॉल पेन का जो पॉइंट होता है वो, उसको एक गोलीय स्ट्रक्चर माना जा सकता है। तो ये बहुत कम त्रिज्या का एक छोटा गोला माना जा सकता है। और तो इससे जो आवेश वितरित होगा अब असमान रूप से वितरित है, जो पृष्ठ घनत्व है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। तो इस Q आवेश के कारण जो पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा, वो कितना होगा, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये सिग्मा हुआ पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखें, सिग्मा जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखें, जब R कम होगा तो सिग्मा बढ़ता जाएगा। तो जो शार्प एजेस हैं, जैसे ये एज जो नुकीला सिरा है वो बहुत कम त्रिज्या का गोला है, तो वहाँ सिग्मा कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। यानी नुकीले सिरे के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, नुकीले सिरे के लिए R टेंड्स टू 0, यानी बहुत कम त्रिज्या का गोला है, यानी 0 की ओर अग्रसित हो रहा है। तो इससे देखें सिग्मा जो होगा वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, यानी सिग्मा उन बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है, सेम ऐसे ही जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व है। यानी जो नुकीले सिरे हैं वहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण
वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत अधिक होगी। और पीछे हम बता चुके हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के लिए जो लिमिट है उसकी, जिससे कि उसमें परावैद्युत भंजन न हो, वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ही तीव्रता इतनी पहुंचती है, वहाँ पास की वायु का आयनीकरण हो जाता है, यानी परावैद्युत भंजन हो जाता है और आवेश लीक होने लगता है। तो आवेश प्राथमिकता से कहाँ से लीक होगा? नुकीले सिरे से। सबसे पहले यहाँ से लीक होना स्टार्ट कर देगा, यानी नुकीले सिरों से आवेश जो है बहुत जल्दी ही विसर्जित होने लगता है। यही सिद्धांत हमारा काम आएगा वेन डे ग्राफ जनरेटर में। वहाँ हम संक्षेप में लिखेंगे, तो ध्यान से इसको समझते जाइएगा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हमें वेन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बात क्लियर हुई कि नुकीले सिरों से आवेश बहुत जल्दी लीक होना प्रारंभ कर देता है, यानी वायुमंडल में विसर्जित होने लगता है, क्योंकि वायु का परावैद्युत भंजन हो जाता है, या ऐसे कह लें कि आयनीकरण हो जाता है और आवेश लीक होना स्टार्ट। तो किस तरीके से ये प्रोसेस होगी? जैसे यहाँ आवेश जो हमने दिया था, जैसे प्लस आवेश दिया था, तो यहाँ से आवेश एक तरीके से फैलना स्टार्ट हो जाता है, इससे लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई बर्तन में द्रव भरा जा रहा है और जैसे ही बर्तन फुल हो जाएगा, कंप्लीटली भर जाएगा, तो उसके बाद जब हम और द्रव डालेंगे तो वो फैलने लगता है। तो ठीक उसी तरीके से आवेश का भी क्षरण होने लगता है, लीकेज होने लगती है, विसर्जन होने लगता है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा क्लियरली समझते हैं। सिर्फ इतना कह देना कि आवेश लीक होना स्टार्ट हो गया, लीक होता कैसे है उसको समझें। जैसे देखें, ये नुकीला सिरा है, इस नुकीले सिरे की बात करें तो यहाँ बहुत जल्दी आयनीकरण स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बहुत जल्दी ही इतनी तीव्रता प्राप्त कर लेगा। तो जैसे ही तीव्रता इससे बढ़ेगी, परावैद्युत भंजन होगा वायु का, यानी आयनीकरण होगा, तो आयन बनेंगे। जैसे इस नुकीले सिरे पर धन आवेश है, तो आयनीकरण होगा तो धनावेश, धनायन और ऋणायन बनेंगे। मैं बड़ा बना देता हूँ जिससे कि क्लियरली आपको दिखे। धनायन भी होंगे और ऋणायन भी उत्पन्न हो जाएंगे। आयनीकरण तो आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि बाह्यतम कक्षाओं से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं तो वो ऋणायन बन गया, और जो शेष पार्ट रह गया एटम का वो धनावेशित हो जाएगा, वो धनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, इस धनावेश को ये नुकीले सिरे का धनावेश प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर हटाएगा। यहाँ से रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, और इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और ये ऋण आवेश इसको निरस्त कर देगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। ये धन और ऋण उदासीन हो गए। तो एक तरीके से यहाँ का जो धनावेश था वो यहाँ आ गया। इस प्रोसेस को ऐसे समझ लीजिए। वैसे तो हम शॉर्ट में ऐसे कह देते हैं कि आवेश लीक होना प्रारंभ हो गया। तो लीक होने की जो प्रोसेस है उसको अगर डीपली समझें तो वो ये है कि एक तरीके से ये यहाँ का धनावेश यहाँ ट्रांसफर हो गया, लीक होना स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ था? क्योंकि धनायन और ऋणायन बने थे, उस ऋणायन ने यहाँ के धनावेश को उदासीन किया था, और ये जो धनावेश था वो प्रतिकर्षित हो गया था। तो एक तरीके से यहाँ का धनावेश इधर दूर हटने लगा नुकीले सिरे से। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। वायु के अन्य कण आएंगे, क्योंकि आवेश और भी है यहाँ, तो जो धनावेश है वायु के कणों का आयनीकरण करता जाएगा और धनावेश प्रतिकर्षित होता चला जाएगा, और उस चालक का जो आवेश है वो उदासीन होता चला जाएगा, अर्थात उस चालक का आवेश वायु में विसर्जित होने लगता है। तो इसको बिंड चार्ज भी कह देते हैं। जैसे बिंड आवेश की एक हवा सी बहने लगती है, इसलिए वो बिंड चार्ज कहलाता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे से आवेश का क्षरण यानी जो लीकेज है या वैद्युत विसर्जन है वो प्राथमिकता से होता है, यानी सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पृष्ठावेश घनत्व कम होगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी, यहाँ ब्रेकडाउन इतनी जल्दी नहीं होगा,
और ज़्यादा आवेश, जब बहुत ज़्यादा आवेश दे देंगे तब यहाँ ब्रेक डाउन होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आवेश देते ही तीव्रता बहुत अधिक होगी, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व तो बहुत अधिक है और वो आवेश विसर्जित होना प्रारंभ कर देगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है कोरोना डिस्चार्ज, या चालक के नुकीले सिरों से वैद्युत का विसर्जन, वैद्युत आवेश का लीकेज। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका बहुत देर से इंतजार था, वान डे ग्राफ जनित्र। वैन डे ग्राफ जनित्र यानी वैन डे ग्राफ जनरेटर। ये क्या है जनित्र? पहले तो हम ये इसके बारे में जान लें कि ये है क्या, मतलब क्यों बनाया गया है। तो वान डे ग्राफ जो जनरेटर है वो एक ऐसी मशीन है जिससे हम कई मिलियंस वोल्ट के ऑर्डर का वैद्युत विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हम आवेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं। जैसे बंदूक से गोली स्पीड से निकलती है, गन का क्या कार्य है, गोली को, भाई गोली तो गन में ही है, और गन का काम क्या है कि उस गोली को बहुत स्पीड से, यानी बहुत तेज, ज़्यादा एनर्जी से, बहुत अधिक एनर्जी से उससे इजेक्ट करे, बाहर निकाल दे बंदूक से। तो बंदूक भी एक प्रकार की एक ऐसी मशीन हो गई। ऐसे ही ये मशीन है, इससे हम आवेशित कणों को, आयनों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। जैसे बंदूक गोली को त्वरित कर देती है, ऐसी बहुत तेज़ी से निकलेंगे फिर वो। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस से, जो विभवांतर है, जो वो हमने 10 लाख वोल्ट के ऑर्डर की बात हो रही है, यानी मिलियंस वोल्ट के ऑर्डर का हम वोल्टेज डेवलप इससे कर सकते हैं, यानी बहुत उच्च विभवांतर। और आप लोग जानते हैं कि जब बी विभवांतर से किसी क्यू चार्ज को पास आउट कराएं तो उसको कितनी एनर्जी मिल जाती है, क्यू वी। किसी क्यू चार्ज को बी विभवांतर से गुजार दिया जाए तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। तो वी जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उतनी ही तेज़ी से वो त्वरित होकर के बाहर निकलेगा। तो ये क्या करता है, आवेशित कणों को त्वरित करता है, उनकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। तो यही है वैन डे ग्राफ जनित्र। अब ये जनित्र काम कैसे करता है उसको समझते हैं पहले, दैट इज सिद्धांत की बात करते हैं। इसके सिद्धांत क्या है, क्या इसमें सिद्धांत लगेगा। तो इसका सिद्धांत 2 बातों पर निर्भर है। पहला सिद्धांत है कि जो हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी हमने बताया था कि नुकीले सिरों से आवेश का क्षरण प्राथमिकता से होता है। आवेशित चालक के, अब यहाँ पूरी डिटेल नहीं लिखनी है, केवल उस स्टेटमेंट को लिखना है। डिटेल ये होता कैसे है वो हम अभी पढ़ चुके हैं। यानी आवेशित चालक के नुकीले सिरों से आवेश का क्षरण यानी लीकेज, आवेश का क्षरण प्राथमिकता से होता है। ये पहला प्रिंसिपल हुआ, इसको अभी हमने पढ़ा है, ये बात पूरी हमने अभी समझ ली है। दूसरा पॉइंट, आवेशित चालक को जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होता है, चाहे वो खोखला हो। अब हम यहाँ खोखला गोला ही लेंगे, इसमें वैन डे ग्राफ जनित्र में तो खोखले गोले की ही बात करेंगे। खोखले चालक गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है।
बहुत समय से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं, कई बार ये बात आ चुकी है, अब तो आप लोगों को कंठस्थ हो गई होगी कि किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं वो उसके बाहरी पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। खोखले चालक गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। सॉरी भाई, सॉरी, जेंडर ही बदल दिया, उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होता है। तो देखें, अब इस बात को समझते हैं, पहला पॉइंट समझ चुके हैं, इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जैसे प्रिंसिपल अपना यही हो गया, अब इसकी डिटेल और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक गोला होता, ये गोला है बी, ठीक, स्ट्रक्चर आप लोग सुंदर सा गोला बनाएंगे पेंसिल प्रकार से। ये गोला है बी, सही नहीं आ रहा भाई, चलिए गोला है ये गोला है बी, और ये मान लेते हैं ये खोखला गोला है, ठीक, चालक का है, मेटल का बना हुआ है। और अब हम एक कल्पना करते हैं कि किसी तरीके से हमने एक गोला इसके अंदर स्थापित कर दिया है। अब ये इशू नहीं है हमारा कि सर ये कैसे करेंगे, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए हमने एक गोला इसके अंदर भी है, क्लियर, और ये गोला है ए। अब सपोज इस गोले पर क्यू चार्ज है और इस गोले पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। बड़े वाले गोले पर बड़ा क्यू और छोटे वाले गोले पर जो चार्ज है उसको हमने प्लस स्मॉल क्यू से लिख लिया है। छोटे गोले की त्रिज्या जो है आर है और इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। भाई ये गोला कहीं भी हो सकता है, ये नहीं कि एक ही सेंटर है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी बना सकते हैं। ये गोली संधारित्र नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा आवेश कहाँ रहता है, बाहरी पृष्ठ पर। तो देखिए ये गोला ए और ये गोला बी, तो गोले ए का विभव देखते हैं, गोले ए का विभव, और गोला चालक है, गोलीय चालक ए का विभव, आप लोग लिखना, गोलीय चालक ए का विभव वी ए बराबर। देखिए अब विभव आप लोग निकालना सीख चुके हैं। इस गोले ए पर एक तो खुद के आवेश के कारण विभव होगा और एक इस आवेश के कारण भी होगा। तो स्वयं के आवेश से कितना विभव होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो चार्ज है Q और रेडियस इसकी कितनी है, स्मॉल r, प्लस इस गोले के कारण यहां कितना होगा, आप लोग जानते हैं कि गोले के अंदर जो विभव होता है वो उतना ही होता है। विद्युत स्थिति की चालकों की पढ़ाई थी, वो आप लोगों के पास नोट है, उसको आप फिर दोबारा पढ़ना, समझ में आ जाएगी कि इसके पृष्ठ पर जितना आवेश है उतना ही आवेश इसके अंदर हर बिंदु पर होगा। तो यहाँ जितना विभव होगा गोले के पृष्ठ पर, जितना विभव है उतना ही गोलीय चालक के अंदर हर पॉइंट पर विभव होगा। तो यहाँ विभव कितना होता है वैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, इतना ही विभव इस गोले के अंदर हर जगह है। तो यहाँ भी है, इसके पृष्ठ पर भी है, तो इसके कारण कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो इस तरीके से ये आ गया गोलीय चालक ए का विभव। अब निकालेंगे गोलीय चालक बी का विभव, इस पर भी स्वयं के आवेश से होगा और इस आवेश से भी विभव होगा। तो गोलीय चालक बी का विभव वी बी बराबर, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले इस स्वयं के आवेश से कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R, प्लस इस आवेश से यहाँ निकाल रहे हैं, तो इस आवेश के बाहर ये बिंदु है, ये गोला इसके बाहर है, तो कितनी दूरी लेंगे, सेंटर से ही नापी जाएगी, कैपिटल R और आवेश Q। इस Q आवेश से कितनी दूरी पर देख रहे हैं, देखिए भाई, या यहाँ देख लें इस बिंदु पर, इस प्लस Q आवेश तो ये पूरे पर है, ऐसे ही इस पर भी प्लस Q आवेश है। ध्यान से समझना भाई इस प्रिंसिपल को। तो
इस स्मॉल क्यू आवेश से इस पृष्ठ पर जब आवेश निकालेंगे तो गोले के बाहर कितना होता है वो दूरी पर निर्भर करता है, वो दूरी है r। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस आवेश से निकाल रहे हैं, q से, और कितनी दूरी पर, यानी पृष्ठ तक आएंगे तो कैपिटल R दूरी होगी, तो कैपिटल R। ये गोले B का विभव हो गया। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर पता चल जाएगा। तो विभवांतर VA माइनस VB बराबर, घटाइए भाई इसमें से, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए ये टर्म सेम होने से कट जाएंगे, केवल ये टर्म बचेगा और माइनस ये टर्म बचेगा। आप लोग पहले पूरी लिख लेना, फिर माइनस करके कैंसिल आउट कर देना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये और ये मैंने काट दिए, दिस वन और दिस वन कट जाएंगे घटाने पर। तो देखिए क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन, एक चौंकाने वाली बात सामने निकल के आने वाली है। VA माइनस VB बराबर, मैं कॉमन लेता हूँ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/R। ये रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे भाई, देखिए ध्यान से समझना। देखिए जो विभवांतर है गोले A का और गोले B का, वो केवल अंदर वाले गोले के आवेश पर निर्भर कर रहा है, इसमें कैपिटल Q कहीं नहीं आया। तो इस गोले पर कितना आवेश है इसका इस रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और यहाँ देखिए इस रिजल्ट में एक विशेष बात और देखिए, स्मॉल r छोटा है किससे, बड़े R से। छोटे गोले की त्रिज्या कम है, बड़े गोले की ज़्यादा है। तो इनका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/R बड़ा आएगा 1/R से, यानी ये वाला पद इस पद से बड़ा हो गया। तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो धनात्मक राशि मिलेगी, यानी VA माइनस VB कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब मिलेगा, ये दोनों का डिफरेंस जब ये बड़ा हो, VA बड़ा हो VB से, तभी तो धन की संख्या आएगी। भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तब धनात्मक आएगी। तो VA इज ग्रेटर देन VB। क्लियर। इसका अर्थ क्या हुआ कि बड़े गोले के आवेश का यहां कोई भी पद नहीं है, इस गोले के आवेश पर ही बात हो रही है। और हमेशा बड़े गोले पर चाहे कितना भी ज्यादा आवेश हो, कितना भी अधिक आवेश हो इसकी तुलना में, लेकिन VA हमेशा बड़ा रहेगा VB से, क्योंकि इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा। यानी गोले चालक को थोड़ा भी आवेश देते हो तो थोड़ा भी जो विभव उत्पन्न होगा फिर भी इससे अधिक ही होगा, यानी सदैव VA इज ग्रेटर देन, यानी पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर B। तो A का विभव ज्यादा है और B का विभव कम है। यदि हम इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ दें, बात समझ रहे हैं, तो धनावेश है और धनावेश हमेशा किधर चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और उच्च विभव पर ये है और हमेशा रहेगा उच्च विभव पर। तो ये सारा आवेश यहां से ट्रांसफर होके इस गोले पर आ जाएगा और इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो यही बात आ गई कि खोखले चालक गोले को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होता है, यानी किसी तरीके से अगर कोई अंदर आवेश है भी तो कनेक्ट करने पर वो भी कहाँ आ जाएगा। सॉरी भाई थोड़ा शोर हो रहा है, एक सेकेंड। बात समझ गए होंगे कि अंदर वाले गोले का जो आवेश है वो भी कहाँ आ जाएगा, बाहर वाले गोले पर, यानी बाहरी पृष्ठ पर ही ट्रांसफर होना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो अब वेन डिग्राफ जनरेटर समझ में आ जाएगा, वहां इन्हीं बातों को फॉलो करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट की डिटेल की आप वो थ्योरी नहीं लिखी सर, अब हम थ्योरी कहाँ से लिखें। तो वीडियो के लास्ट में चिंता मत करिए, मैं पूरी डिटेल एक नोट्स बना करके आपको इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, तो आप लोग उससे नोट कर लेंगे। अभी केवल समझते चलिए। तो आशा है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यही हमारे वेन डिग्राफ जनरेटर का सिद्धांत है। यानी दूसरा सिद्धांत क्या रहा इन शॉर्ट, कि सारा आवेश कहाँ आना है, बाहरी पृष्ठ पर ही आना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं
वेन डे ग्राफ जनरेटर की बनावट देखते हैं, उसकी रचना क्या है, और ये देखते हैं कि वो कार्य कैसे करेगा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये है वेन डे ग्राफ जनरेटर की बनावट। समय की बचत के लिए मैंने पहले से बना दिया, आप इसको समझ लें। अब देखिए, ये एक खोखला चालक है, यानी धातु का एक बड़ा गोला है, बहुत बड़े व्यास का है, और एस नाम दे देते हैं इसको, या अंदर लिख देते हैं। ये धातु का गोला, इधर से इसका हिस्सा खुला हुआ है, जो मुंह है उसका इतने पोर्शन खुला हुआ है, और ये गोला आपको दिख रहा है, इतना हिस्सा उसका खुला छोड़ दिया है। तो ये खोखला चालक हुआ, गोलीय चालक, खोखला गोला। और P1 और P2 जो हैं वो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, आप लोग इसकी थ्योरी बना लेंगे। P1 और P2 क्या हैं? P1 और P2 हैं पुली, पुली हैं ये। और ये जो है ये बेल्ट है, इसको मैं B लिख देता हूँ, ये है, अच्छा B यहाँ लिख दिया है। चलिए, ये बेल्ट है जो इन पुली पर चढ़ी हुई है। जब ये पुली घूमेगी तो ये वाली पुली भी घूमेगी, और ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट रबर या रेशम, विद्युत रोधी पदार्थ की है। जैसे रबर की बनी हो सकती है या रेशम की बनी हो सकती है। ये क्या है कि बेल्ट, ये जो बेल्ट आपको दिख रही है ये बेल्ट है जो इन पुली पर चढ़ी हुई है। और ये वाली जो पुली है वो मोटर के द्वारा घुमाई जाती है। तो आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ हम एक जैसे मोटर बना देते हैं। ये मोटर हो गई, ये मोटर इस पुली को घुमाएगी, ये है मोटर। इस मोटर से ये पुली P1 घूमेगी। और ये जो गोला है वो विद्युत रोधी स्टैंडों पर खड़ा हुआ है। दो स्टैंड हैं, इन स्टैंडों विद्युत रोधी हैं, अचालक हैं, उन स्टैंड पर हमने इस गोले को साध रखा है। तो A और B क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड, विद्युत रोधी स्टैंड है। और ये तो खोखला गोला है ही। और HTS क्या है? हाई टेंशन सोर्स। हाई टेंशन सोर्स, यानी इस सोर्स का जो वोल्टेज है उसका ऑर्डर 10⁴ का होगा वोल्ट। ये ऑर्डर है, यानी 10,000 वोल्ट के ऑर्डर, कोटि का ऑर्डर का, जैसे 40,000 50,000, तो 10,000 के वोल्ट की ऑर्डर का ये हो गया हाई टेंशन सोर्स। तो देखें इसको, इसका एक्सरा ग्राउंडेड है। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, एक बात और, C1 और C2 चालक हैं, क्या हैं? चालक, और नुकीले सिरों वाले चालक हैं। यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इनके, जो अभी जैसे मैंने समझाया था कि नुकीले सिरों से डिस्चार्ज शीघ्रता से होता है। देखने में थोड़ा ऑड लग रहा है भाई, इसको हम मिडिल में लेते हैं, ठीक। C1 नुकीले सिरों वाला चालक, और ये एक C2 भी नुकीले सिरों वाला चालक, इसके सिरे नुकीले हैं। इनको हम कंघा भी कह सकते हैं, चालक कंघा। कंघे जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे कंघे में नुकीले हिस्से होते हैं वैसे ही ये फ़र्क ये है कि ये कंडक्टर का बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, चालक का। तो देखें ये C1 और C2 कंघे हो गए चालक के। अब इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं। C1 को हम कह सकते हैं फुहार चालक,
फुहार चालक यानी स्प्रे कंडक्टर। और C2 को क्या कह सकते हैं? संग्राहक चालक। संग्राहक चालक यानी कलेक्टर कंडक्टर। कलेक्टर कंडक्टर। फुहार चालक क्यों है और संग्राहक चालक क्यों है अभी समझाएंगे। तो ये इसकी बनावट हुई। अब देखें ये कार्य कैसे करेगा। तो देखिए जैसे ही इसको हाई वोल्टेज यहाँ से दिया जाएगा तो यहाँ जो आवेश होगा, जैसे ये इस पर धनावेश आएगा क्योंकि दूसरा हिस्सा इसका पृथ्वी से कनेक्टेड है, तो धनावेश जो इस नुकीले हिस्से पर आएगा, और हमने अभी बताया था सिद्धांत में कि वो वहाँ से लीक होना स्टार्ट कर देगा, विसर्जित होना स्टार्ट कर देगा। कैसे होगा वो प्रोसेस हम पीछे समझ चुके हैं। यहाँ केवल इतना करेंगे, ये आवेश की फुहार छोड़ेगा, स्प्रे करेगा आवेश को, लीक होने लगा, वो आवेश कहाँ आएगा? बेल्ट पर आ जाएगा धनावेश। अब ये बेल्ट घूम रही है, भाई सिद्धांत में भी बताया था ना, नुकीले सिरे से आवेश बहुत जल्दी लीक होने लगता है, और वो लीक कैसे हुआ था वो प्रोसेस पीछे सीख चुके हैं। तो यहाँ इतनी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो कार्यविधि है संक्षेप में ही लिखेंगे। यहाँ से धनावेशित कहाँ गया? बेल्ट पर, फुहार से। तो इसीलिए इसको फुहार चालक का स्प्रे, यानी ये आवेश को लीक कर रहा है, आवेश को छोड़ रहा है, छिड़क रहा है, तो वो आवेश इस बेल्ट पर आया। कैसा? धनावेश। अब ये बेल्ट ऊपर घूम रही है, तो ये धनावेश यानी ये बेल्ट पुली घूम रही है इस तरीके से, तो ये बेल्ट ऊपर आएगी, तो ये धनावेश ऊपर जाता जा रहा है। इस चालक से अब ये अभी हमने बताया था दूसरा सिद्धांत के गोले के अंदर कोई आवेश हो और तार से कनेक्ट कर दें, और ये कनेक्ट है, ये तार से ये कनेक्ट है गोला, तो यहाँ का जो आवेश है वो इस चालक के थ्रू कहाँ जाएगा? यहाँ पर, बाहरी पृष्ठ पर। तो वही वो सिद्धांत यहाँ लगा दिया, समझ में आ रहा होगा, कोई जटिल बात नहीं है। तो देखिए यहाँ आवेश गोले पर आने लगा, तो इसीलिए इसको संग्राहक कहा है, क्योंकि ये आवेश को इकट्ठा करके कहाँ पहुंचा रहा है? बाहरी पृष्ठ पर गोले के, और ये आवेश को छिड़क रहा है, तो ये स्प्रे कंडक्टर इसलिए इसको कह दिया है। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, यहाँ से आवेश जाता जाएगा और ये आवेश को यहाँ पहुँचाता जाएगा, और आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विभव भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी गोलीय चालक को Q आवेश दें और उसकी त्रिज्या R हो, तो विभव कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इससे मिलियंस वोल्ट की ऑर्डर में हम विभव प्राप्त, उच्च विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें अब यहाँ जब आवेश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विभव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इस सीमा तक पहुँचने लगेगी, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो वहाँ आवेश का लीकेज होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस लीकेज से बचाने के लिए, यहाँ से लीकेज न हो इस गोलीय चालक से, उस क्षरण को रोकने के लिए, लीकेज को बचाने के लिए, इस पूरे जेनरेटर को, इस पूरी मशीन को एक स्टील के आवरण से ढक दिया जाता है, और इसके अंदर उच्च दाब पर, बहुत उच्च दाब पर नाइट्रोजन या मीथेन, ये गैस इसमें भर दी जाती हैं उच्च दाब पर, जिससे कि वहाँ ब्रेक डाउन न हो, क्षरण इतनी जल्दी प्रारंभ न हो। तो इस तरीके से आवेश बढ़ता जाएगा और हम काफ़ी 10⁶ वोल्ट के ऑर्डर का विभव प्राप्त कर सकते हैं। और उस विभव को किस प्रयोग में लाएंगे? आवेशित कणों को त्वरित करने में। तो आशा है कि आपको ये जनरेटर समझ में आ गया होगा। यानी जनरेटर क्या करता है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कई लाख वोल्ट, मतलब मिलियंस यानी 10 लाख वोल्ट के ऑर्डर में हम इससे उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, क्योंकि अब अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आशा है कि आप इशारा समझ रहे होंगे कि अब पूरे पाठ का सारांश आपको इस चैप्टर के लास्ट में लिखना है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो तैयारी करके आइएगा जिससे न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आए। और फिर न्यूमेरिकल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आशा है कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स अब तक बन चुके होंगे, यहाँ तक के अब सारांश और लिखना है। ओके, मिलते हैं कल न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।